बड़ी खबर भी बता देती हूँ अपने दर्शकों को कि विमान हादसे के बाद डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लिया है। एयर इंडिया के बोइंग 787 बेड़े की जांच जा रही है। बोइंग 787, 788 और 789 विमानों की जांच की जाएगी। बोइंग ड्रीमलाइनर के बेड़े में लगे हुए हैं जेनेक्स इंजन। टेक ऑफ मानकों की समीक्षा की जाएगी और 15 जून से लागू होगा डीजीसीए का ये आदेश। यानी 15 जून से अब इस बेड़े की जांच की जाएगी। इसे आप इस तरह भी समझिए कि अब जब कोई अपनी फ्लाइट का टिकट कराएगा तो वो ये जरूर पता करेगा। आम आदमी को शायद नहीं पता होता कि ड्रीमलाइनर क्या है, कौन सा बोइंग है, कौन सी एयरबस में हम जा रहे हैं, लेकिन अब सबको ड्रीमलाइनर पता लग गया है और इस हादसे के बाद पता लग गया है क्योंकि ये इतना भीषण रहा। मैं एक चीज इसलिए पूछ रही हूँ एसीपी भूषण आपसे, जब एटीएस इस मामले में आ गई है और एक पैरेलल जांच वो कंडक्ट कर रही है, तो जब पैरेलल जांच एटीएस करेगी तो कौन कौन से सवालों के जवाब एटीएस ढूंढेगी? देखिए, एटीएस का आना बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कमिश्नर अहमदाबाद, तमाम एजेंसीज के हेड इस टाइम अहमदाबाद के अंदर मौजूद हैं, लैंड कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं वहां पर। ऐसे टाइम पर कोई भी पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट करने के लिए एनएसए क्या जितना भी हमारे डिपार्टमेंट्स है, सारे डिपार्टमेंट्स की सेवाएं ली जाएंगी। किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल्ड आउट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि क्या कोई टेररिस्ट एंगल था, क्योंकि जो हमारा एनिमी कंट्री है, क्योंकि अहमदाबाद और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या कोई ऐसी संभावना है, उसको रूल्ड आउट करने के लिए एटीएस को लगाया गया है, जिससे कि कोई शक शुबा की गुंजाइश न रह जाए। कोई बाद में पॉलिटिकल पार्टीज एंगल ना उसमें तलाश करें, कोई पॉलिटिकल एंगल तलाश ना करें इसके अंदर। हालांकि कुछ दिन बाद देखिए इसके अंदर भी राजनीति होगी, परंतु सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। जो भी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं, आप देखें देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा नेता खुद मौजूद है, जो हमारा इंजर्ड है उससे मिल रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। बोइंग के बड़े बड़े हेड, एयर इंडिया के बड़े बड़े हेड इस टाइम तमाम अहमदाबाद के अंदर मौके पर हैं। पुलिस की जो चैलेंज है बहुत बड़ा है, क्योंकि मौके की हिफाजत करना, उसको प्रोटेक्ट करना, तमाम जो एविडेंसेज वहां पर बिखरी पड़ी हैं, सैकड़ों एविडेंस है जो बता रही है कि किस तरह से जो ईंधन था जल गया, जिस वजह से हर एक आदमी चार्ड हो गया। डीएनए एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए। अगेन अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। डीएनए का टेस्टिंग एक बहुत ही टिपिकल टाइप की एक टेस्ट होता है जो कि डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल बियॉन्ड डाउट एस्टेब्लिश करना किसकी बॉडी थी, कौन था, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में शिकायत कर रहे हैं कि 48 घंटे के बाद भी डेड बॉडी नहीं मिली। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड तरह का डीएनए प्रोफाइलिंग होती है। उस प्रोफाइलिंग के द्वारा बिल्कुल ये कंफर्म एग्जैक्टली बताया जाता है कि ये किस परिवार से या किस लोगों से जुड़ा हुआ था। तो तमाम देश को जरूरत है कि आपके चैनल के माध्यम से शांति बना के रखें, जो भी बहुत जरूरी है। मैंने जैसा कहा कि जैसी तस्वीरें आई हैं और उनके परिवार वालों की तस्वीरें आई हैं, बहुत से ऐसे थे जो अपने परिवार के लोगों को एक बेहतर भविष्य के लिए भेज रहे थे। कोई शादी करके वापस जा रहा था, कोई एक बेहतर भविष्य के लिए पूरे परिवार के साथ माइग्रेट हो रहा था, कोई अपने पति के साथ छुट्टी मनाने जा रहा था। ये सब तस्वीरें देखकर बहुत बुरा लगता है, मन कचोटता है और उसके बाद सवाल उठते हैं। मैं एक बार जरा बताना चाहती हूँ उस लोन सर्वाइवर के बारे में। अब बहुत से लोगों ने जो चर्चा की है घर में और घर के अंदर, वो चर्चा रमेश विश्वास को लेकर हो रही है। रमेश विश्वास जो कि इस हादसे के बाद, इस दुर्घटना के बाद चलते हुए नजर आए। पहले जब ये तस्वीरें आई हैं, मैं जरा दर्शकों को बताऊंगी, तस्वीरें डाली। पहले जब तस्वीरें आई तो हमने इसको डबल चेक किया कि वाकई क्या ये लोन सर्वाइवर हैं, क्या ये इस तरह से कोई, जिस हादसे की आपने तस्वीर देखी थी, आग का गुबार था, उससे कोई ऐसे चलकर निकलकर आ सकता है। लेकिन सबको हैरानी हुई कि वाकई ये वो व्यक्ति है जो सीट 11A पर थे। अब इन्होंने खुद बताई है अपनी रेस्क्यू की कहानी, जरा उसको एक बार सुनिए। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं रमेश। जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था, प्लेन के
जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। अब जिस सीट 11A पर विश्वास बैठे हुए थे, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ये बच गए हैं, और कैसे बचे हैं भगवान का लाख लाख शुक्र है, वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन जिस 11A सीट पर वो बैठे हुए थे, प्लेन के अंदर का एक मैप, एक नक्शा आपको दिखा रहे हैं, जिस 11A सीट पर वो बैठे हैं, आमतौर पर लोग उस सीट पर बैठना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो विंग पर है, वहां से कुछ दिखता नहीं है, तो लोग इस सीट को प्रेफर नहीं करते। लेकिन सोचिए वही सीट उनकी जान बचाने वाली सीट बन गई। आप कौन लीडर से कैसे देख रहे हैं, ये यहाँ से इवैक्यूएट कैसे हुए होंगे, उन्होंने जो बात बताई उससे कोरिलेट करते हुए? देखिए, सबसे पहली चीज तो कई चीजें साइंस और लॉजिक से बिल्कुल परे हैं। हाँ। क्योंकि जिस एरिया में ये बैठे हैं, हाँ। इररिस्पेक्टिव यहाँ पे कुछ भी हो, सबसे ज्यादा फ्यूल इस एरिया में है, सोचिए, बेली में और विंग्स में। हाँ, अगर कोई भी नहीं बचा, एक इंसान, अच्छा अगर आप इनका इंटरव्यू भी सुने, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कूदा हूं जहाज से या कुछ, इन्होंने बोला मुझे होश आया है, मैं लिटरली रैकेज से बाहर निकलकर कूद गया हूं। जब पहली बार हमने भी फोटो देखी, हमें लगा शायद कोई घायल इंसान है, Exactly. वो चल के जा रहा है, लेकिन इट इज अ टोटल मिरेकल। वो विश्वास को भी खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि सही बात, वही मैं कैसे कह रही थी, हुआ है। वही मैं कह रही थी। और ये आपने कहा कि सबसे ज्यादा एविएशन फ्यूल जो है वो इसी Wings में पूरे और wings under the में belly। होता है, और अंडर द बेली और विंग्स में होता है। यहाँ पर ये बैठे हुए थे, इन्होंने कहा कि मुझे एक आउटलेट दिखा, मैंने वहां से अपने आप को पुश किया, लेकिन ये सीट पे यहाँ बैठे होना, ऐसा कभी किसी और आपने सुना है किसी हादसे में कि एक लोन सर्वाइवर इस तरह से निकल कर आया हो? देखिए, एयरक्राफ्ट में जो चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, वो जनरली टेल एरिया में होते हैं, 10 to 15% पीछे का बिल्कुल टेल एरिया। लेकिन यहाँ पे टेल जो है वो अटक गई, लेकिन बहुत छोटा पार्ट उसका अटका, तो उसमें भी फेटल हुआ। ऐसा केस के 400 इतने सारे पैसेंजर थे, एक बचना रेयर, अगेन अ मिरेकल, टोटल मिरेकल, अगेन अ मिरेकल है। मैं बता दूं, कैप्टन सिकंदर रिजवी भी हमारे साथ आ गए, मैं उनसे जरा एक बार रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जरा बता देती हूँ। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि हादसे की जानकारियां देने में हम पारदर्शिता बरतेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस हादसे से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम लोगों को ठीक तरीके से मुहैया करा पाए। तो ये टाटा सन्स के चेयरमैन का बयान आया है। आप ये भी जानते हैं कि आज सुबह एयर इंडिया के सीईओ से भी बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कोशिश यही है कि जो लोग जिन्होंने अपनों को खोया उन्हें जानकारियां हासिल कर मिल सकें, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे शव हैं जिन्हें पहचाना नहीं जा पाया है। उनके डीएनए सैंपल्स परिवार वालों के मंगाए गए हैं, जिससे कि डीएनए मिलान कराने के बाद लोगों की शिनाख्त की जा सके।